आप सबको मेरा नमस्कार। आज की स्वास्थ्य चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी इस चर्चा में हम लोग बात करेंगे मेनोपॉज़ और आयुर्वेद उसके बारे में क्या बताता है, क्या सजेस्ट करते हैं उसमें। उस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही एक कॉमन हेल्थ इश्यू है। और फीमेल्स में होने वाला बहुत कॉमन हेल्थ इशू जो फीमेल्स इसे देख चुकी हैं अपने लाइफ में, इसको मेनोपॉज के पीरियड से गुजर चुकी हैं, वो इसको जानते हैं कि कुछ लोगों को मेनोपॉज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कुछ स्वास्थ्य की उतार चढ़ाव से जूझना पड़ता है। तो हम आज उस पे बात करने वाले हैं कि आयुर्वेद, बिकॉज़ अगर आप देखें तो आयुर्वेद हमें स्वस्थ रहने की सजेशन देता है कि हमें स्वस्थ कैसे रहना चाहिए। तो मेनोपॉज़ भी जैसे एक पार्ट ऑफ रेगुलर रूटीन है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये है हमारा रेगुलर लाइफ की जो ट्रांजिशन है, मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेज में लाइफ जैसे चेंज होती है, तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो मेनोपॉज सबको अपनी लाइफ में सब फीमेल्स सब वुमेन को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो इस पीरियड में वो कैसे आराम से इस पीरियड को निकाल पाए, बिकॉज ये ऐसा एक पीरियड होता है जिसमें बॉडी में बहुत चेंजेस होते हैं। आपके हार्मोनल लेवल्स पे बहुत चेंजेस होते हैं, आपके साइकोलॉजिकल लेवल पे, आपके फिजियोलॉजिकल लेवल, मतलब आपके मेंटल लेवल पे भी, आपकी पूरी शरीर में हार्मोन्स को लेके बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज होती है। तो एक तरह से एक पार्ट से आप दूसरी पार्ट ऑफ लाइफ में एंटर कर रहे होते हैं, तो उसमें आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उसमें आप कैसे आराम से उस पीरियड में आप रहें, आपको उस पीरियड में होने वाली जो कुछ समस्याएं होती हैं उससे ना जूझना पड़े, या अगर हो भी तो वो बहुत माइल्ड हो, इसमें आयुर्वेद बहुत अच्छी डाइट, लाइफस्टाइल, कुछ थेरेपीज ऐसा सजेस्ट करता है जो कि हेल्दी रहने के लिए, मतलब आप मेनोपॉज के टाइम में जब आप उस पीरियड से निकल रहे हैं, उस दौर से निकल रहे हैं, तो भी आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं और उस पीरियड में होने वाले जो आपकी बॉडी में चेंजेस हैं उसे आपकी बॉडी कैसे स्मूथली एंटर कर जाए, उसके बारे में आयुर्वेद में बहुत अच्छे से चर्चा की गई है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो एक बार पहले अच्छे से समझते हैं कि मेनोपॉज है क्या। मेनोपॉज के लिए आयुर्वेद में बताया गया है, आयुर्वेद में अगर एक टर्म देखें तो उसे रजो निवृत्ति कहते हैं। रज होता है कि पीरियड्स जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, और निवृत्ति जब वो बंद होने की स्टेज में आते हैं। तो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स बंद होने की स्टेज में होते हैं तो उसे रजो निवृत्ति वर्ड दिया गया है आयुर्वेद में, जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में मेनोपॉज या मेडिकल लैंग्वेज में मेनोपॉज समझते हैं। तो ये होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में, जब फीमेल बॉडी में एक मेंस्ट्रुएशन के साइकिल्स का धीरे धीरे बंद होने का टाइम आने लगता है, जिसमें कि जो विमेन है उनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो एक तरह से डिजेनरेटिव स्टेज में जाने लगता है, तो वो फर्दर रिप्रोडक्टिव एज में नहीं रहती, मतलब उनको चाइल्ड बियरिंग एज से वो धीरे धीरे मेनोपॉज की एज पे आ जाती है, जहाँ के कि वो कंसीव नहीं कर सकती, रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है उनकी वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, बंद होने लगती है। तो उसे मेनोपॉज कहते हैं, जहाँ की आपकी पीरियड्स जो बंद होने लगे। ये हम लोग सब जानते हैं कि वुमेन लाइफ में अगर देखें तो 3 स्टेजेस पर्टिकुलरली होते हैं। जैसे चाइल्डहुड एज है तो वो प्यूबर्टी में आते हैं जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। रिप्रोडक्टिव एज है जबकि चाइल्ड बियरिंग एज मानी जाती है, जिसमें आप कंसीव करते हैं, यू कैन गेट प्रेग्नेंट, और चाइल्ड बियरिंग एज रहती है, दैट्स ऑल रिप्रोडक्टिव ईयर्स। देन मेनोपॉज, धीरे धीरे वो रिप्रोडक्टिव एज है जो आपकी समाप्त होते हुए आप मेनोपॉज में एंटर करते हैं, जहाँ की आपकी बॉडी की जो रिप्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होते होते बंद हो जाती है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं विमेन लाइफ में, जहाँ हम लोग रिप्रोडक्शन की पर्टिकुलरली बात करते हैं। तो इसमें आज हम लोग लास्ट स्टेज मेनोपॉज की बात करने वाले हैं। नाउ मेनोपॉज जो है वो एकदम से या अचानक से होने वाली चीज नहीं है। एक अचानक से आपकी बॉडी में चेंजेस नहीं होते कि आप सडनली मेनोपॉज में एंटर करें, ऐसे नहीं होता।
इसकी पर्टिकुलरली स्टेजेस होती हैं, जैसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेनोपॉज होने से पहले कुछ महीने या कुछ साल होता क्या है बॉडी में, जैसे ये चेंजेस शुरू होने लगते हैं तो उसको हम लोग प्री मेनोपॉज पीरियड बोलते हैं, कि जब मेनोपॉज के जो चेंजेस हैं वो बॉडी में होने शुरू हो गए, तो दैट इज कॉल्ड प्री मेनोपॉज ना। मेनोपॉज से होने वाले ये पीरियड जो है ये सब फीमेल्स में डिफरेंट रह सकता है। आपकी हेरिडिटरी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तब आपकी फैमिलीज में कैसे रहा, लाइक किसी को अर्ली मेनोपॉज हुआ, लाइक नो एक एक एज मानी जाती है कि 45 to 55 इयर्स के बीच में मेनोपॉज जनरली होता है। तो ये सडनली नहीं होता या 1-2 साल में नहीं होता, किसी किसी को ये 3-4 साल पहले ये सिम्टम्स जो प्री मेनोपॉज के हैं वो आने शुरू होते हैं, किसी किसी को 1-2 साल पहले आना शुरू होता है। सो वो बहुत सारे फैक्टर्स आपकी बॉडी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, कि आपके वो जो प्री मेनोपॉज का पीरियड है वो कितना रहता है। आपका जो पेरी मेनोपॉज होता है, सेकेंड पीरियड होता है पेरी मेनोपॉज, दैट इज जो बहुत नियर है, अराउंड मेनोपॉज है, मतलब अब आपके पीरियड्स ऑलमोस्ट बंद होने को हैं। देन फीमेल अचीव्स मेनोपॉज, पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, मगर उसके बाद भी रिप्रोडक्टिव चेंजेस जो बॉडी में हुए वो एकदम से सडनली बंद नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग पोस्ट मेनोपॉज पीरियड कहते हैं, कि बिकॉज बॉडी इज गोइंग इनटू डिफरेंट चेंजेस ना। वो जो चेंजेस हैं एक बार पीरियड बंद होने के बाद भी बॉडी को अडेप्ट होने में जो टाइम लगता है वो सब पोस्ट मेनोपॉज पीरियड में आ जाते हैं, तब मेनोपॉज होने के बाद का टाइम। तो ये 3 स्टेजेस में मेनोपॉज को एक बार डिवाइड किया गया है, देखने के लिए कि हाँ आप कौन से पर्टिकुलर एज में स्टेज में हैं, और आपको किस तरह के सिम्टम्स होने के चांसेस हैं, किस तरह के आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, और कितना टाइम ड्यूरेशन ये चलता है। इट्स ड्यूरेशन इज वेरी डिफिकल्ट, ड्यूरेशन बताना कि हाँ 4 साल है, 5 साल है, 2 साल है, वो इंडिविजुअल होता है, बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। किसी किसी को दे जस्ट एंटर इनटू मेनोपॉज, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। सो इसमें हमारा डाइट लाइफस्टाइल, पर्टिकुलरली सिर्फ उसी टाइम का डाइट लाइफस्टाइल नहीं, हमारा पूरा थ्रू आउट बॉडी, हमारा थ्रू आउट लाइफ हमारा डाइट लाइफस्टाइल कैसा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं आगे हमारा डाइट और लाइफस्टाइल में, विच इज मोर स्पेसिफिक कि मेनोपॉज में आपका डाइट और लाइफस्टाइल इस पीरियड में कैसा होना चाहिए। तो इन जनरल जैसे हम लोग कॉज देखें कि मेनोपॉज क्यों होता है, जैसे जैसे बॉडी में जो एग्स होते हैं विमेन लाइफ में, जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन हैं वो धीरे धीरे कम होते होते बंद हो जाते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, उसका लेवल धीरे धीरे कम होते होते बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं। पर्टिकुलरली एज जैसे हमने अभी बात करी कि 45 to 55 इयर्स के बीच में कभी भी होता है, वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। आपकी हेरिडिटरी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका 40-45 इयर्स या उससे पहले की एजेस में आपका लाइफस्टाइल और आपका डाइट कैसा रहा है, उसमें भी बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है। आपकी प्रकृति पे भी डिपेंड करता है, आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करता है, तो बहुत सारे होते हैं रीजंस इसके, मगर एक जनरल अगर हम बात करें तो 45 to 55 इयर्स के बीच में जनरल एक एज बताई गई है कि इसके बीच में पीरियड्स बंद हो जाते हैं। एवरेज लेके चले तो 48 to 50 इयर्स के बीच तक मैक्सिमम फीमेल्स को पीरियड्स बंद होने का टाइम, लाइक मेनोपॉज जो है वो अचीव हो जाता है। इसमें जैसे हमने बात करी कि बहुत सारे डाइट लाइफस्टाइल इसका कारण रहते हैं, जल्दी होने का या लेट होने का। तो जैसे कैफीन को बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग है, या आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आपका न्यूट्रिशन जैसे हमने बात करी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। किसी किसी को अर्ली मेनोपॉज भी होता है, लाइक आपकी यूट्रस में या ओवरीज में कोई प्रॉब्लम है, तो कई बार वो यूट्रस निकालना या ओवरीज निकालना ऐसा कुछ भी होता है, तो उसमें अर्ली मेनोपॉज होता है, विच इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज एन इंड्यूस्ड प्रोसेस, मगर वो भी एक तरह से अर्ली मेनोपॉज में आ जाता है, तो उसमें भी बॉडी में बहुत सारे सडनली चेंजेस होने लगते हैं। तो उस पर हम लोग अभी सब डिस्कस करने वाले हैं।
तो अगर हम लोग चेंजेस की बात करें, तो जैसे मैंने बात करी कि ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज है, मतलब एक पार्ट ऑफ लाइफ है, बीमारी नहीं है। जब वो पार्ट ऑफ लाइफ होती है तो धीरे धीरे बॉडी अडेप्ट करती है डिफरेंट चेंजेस में। तो किस किस लेवल में उसमें चेंजेस आते हैं, एक तो है हॉर्मोन्स, हार्मोनल लेवल चेंज में चेंजेस आते हैं। मेटाबॉलिक मतलब आपका जो मेटाबॉलिज्म है उससे रिलेटेड भी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। आपकी बॉडी में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन है, उनकी एसिमिलेशन है, मतलब वो बॉडी को प्रॉपर एब्जॉर्ब हो रहे हैं नहीं, या बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन दे रहे हैं नहीं, वो सब चेंजेस जो है वो मेटाबॉलिज्म में आते हैं। देन एनाटमी, एनाटमी होती है हमारी शरीर की जो बनावट है, उसमें उससे रिलेटेड भी चेंजेस आते हैं। ऐसे ही साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि माइंड रिलेटेड मेंटल इश्यूज भी काफी लोगों को ये सफर करने पड़ते हैं। अगर हम देखें तो जिन लोगों ने मेनोपॉज का पीरियड अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो इस चीज को समझते हैं कि उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं कि अगर आप आपका डाइट लाइफस्टाइल अप टू द मार्क नहीं है, मतलब आप अपने डाइट में बहुत ध्यान नहीं रखते, फिजिकल लेवल में फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ध्यान नहीं रखते, तो थायराइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। थायराइड की लाइक हाइपोथायराइड जिसे कहते हैं कि थायराइड का जो फंक्शन है हाइपर हो या हाइपो हो, दोनों तरफ से, या तो वो बहुत एक्टिव होने लगता है या बहुत कम एक्टिव रहता है। तो वो एक बहुत कॉमनली देखी हुई जो हम लोग अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कॉमनली देखते हैं कि अगर जो फीमेल्स इस ड्यूरेशन में या इससे पहले की ड्यूरेशन में लाइक 40 इयर्स या 45 इयर्स की एज तक फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, तो उनमें जैसे जैसे हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं तो थायराइड ग्लैंड इफेक्ट होने लगता है, तो थायराइड होने के चांसेस उनमें बढ़ने लग जाते हैं। ऐसे ही मेटाबॉलिक इश्यूज हम लोग देखें तो ऑस्टियोपोरोसिस, जिसे हम लोग कहते हैं कि हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बिकॉज जो बोन का जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है उसमें बॉडी में इफेक्ट आता है। ऐसे ही आप अगर देखें तो हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं या मोटापा है, लाइक वजन बढ़ना है या हार्ट डिजीजेस हैं या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शुगर की या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ये सब चीजें भी उस एज के अराउंड उन लोगों को होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जो कि फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते। बिकॉज मेनोपॉज के टाइम पे आपकी बॉडी में एक ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो कि अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी बॉडी में लिपिड्स जो हैं, जो फैट जिसे हम लोग कहते हैं, वो बढ़ने लगता है, तो आपका वजन भी बढ़ने लगता है। वजन बढ़ने से होने वाली जो बीमारियां हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब चीजें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। बिकॉज इट इज लाइक अ चेंज। आप अपनी तरफ से खाने में कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, आपने खाने में कुछ बहुत हैवी खाना या ऐसा कुछ इंक्लूड नहीं किया, मगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहे हैं, आपका वेट बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिज्म है, शरीर की जो पाचन की क्रिया है, उसमें चेंजेस आने की वजह से ना। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकली एक्टिव रहें, आपको अपना कैल्शियम का, अपने वेट का, सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें हम लोग आगे लाइफस्टाइल डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हम लोग साइकोलॉजिकल चेंजेस की बात कर रहे थे तो वो भी शरीर में बहुत ज्यादा होते हैं। जो लोग इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अभी पेरी मेनोपॉज पार्ट में है या मेनोपॉज पोस्ट मेनोपॉज में है या मेनोपॉज उन्होंने अचीव किया है, उस टाइम वो इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि स्लीप डिस्टर्बेंस है, एक तरह से अननेसेसरीली आपके जो माइंड में डिस्टर्बेंस रहती है, लाइक इमोशनली आप बहुत ज्यादा अच्छा कभी फील करते हैं, कभी बहुत ज्यादा लो फील करते हैं। एक तरह से आपको ऐसा लगता है कि इस ड्यूरेशन में मैं बहुत डिप्रेसिव हो रही हूँ या बहुत एग्रेसिव नेचर होता जा रहा है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो रहा है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने लग गए, इरिटेबिलिटी जिसे हम लोग चिड़चिड़ापन कहते हैं वो बहुत ज्यादा होने लगी है। तो उसमें मेनोपॉज इज द रीजन। आपने अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंज नहीं किया, मगर कई बार ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं क्या हो गया मुझे, कई बार कुछ फीमेल जिनको ये अवेयरनेस नहीं होती, उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है ना, कुछ मेंटल इश्यूज हो रहे हैं या कुछ बॉडी में ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो वो समझ नहीं पाते हैं। मगर ये सब मेनोपॉज में होने वाले जो बॉडी में चेंजेस हैं उसकी वजह से होता है।
इसमें आयुर्वेद जो हेल्प करता है वो है कि आप इन चीज़ों से ज़्यादा आपको आपकी बॉडी इफ़ेक्ट नहीं हो, हाँ? हो भी तो हम लोग नेचुरल वे में कुछ हर्ब्स, कुछ ट्रीटमेंट्स, कुछ थेरेपी से आपको ईज़िली इस चीज़ से बाहर ले आएँ। रादर देन आप बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स खाएँ, हाँ? तो इन चीज़ों में साइकोलॉजिकल चेंजेस जो माइंड में होते हैं, स्लीप भी डिस्टर्ब होती है, आपकी कंसंट्रेशन भी डिस्टर्ब होने लगती है, आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि आप चीज़ें भूल जाती हैं, हाँ? तो आप बहुत ज़्यादा एक तरह से एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस में आने लगते हैं, एक तरह से एंग्ज़ायटी स्ट्रेस बढ़ता भी है इस पीरियड में, हाँ? तो आयुर्वेद इसमें आपको बहुत ईज़िली हेल्प करता है ताकि आप इस ड्यूरे और ये जो ड्यूरेशन है ये टेम्परेरी रहती है पर्टिकुलरली। ये लाइफ लॉन्ग नहीं होती, ये नहीं कि जब आपने मेनोपॉज़ अचीव कर लिया तो सालों तक चलती रहेगी, नहीं। मगर उस ड्यूरेशन में कई बार 1 या 2 साल जब आपको ये पीरियड से गुज़रना पड़ता है, तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि लाइक मेंटली आप अपसेट हो रहे हैं या मेंटली कुछ डिस्टर्ब हो रहे हैं। मगर आयुर्वेद इसमें आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। कुछ ऐसी हर्ब्स, कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स है ताकि आप इस ड्यूरेशन से बहुत आराम से निकलें और ईज़िली मेनोपॉज़ में एंटर करें। और आपकी बॉडी जो है वो बहुत मेडिसिन्स को या बहुत तरह की एक्सट्रीम कुछ भी मेडिसिन्स पर्टिकुलरली उसको एक्सपोज़ नहीं हो। बिकॉज़ इट्स अ वेरी टेम्परेरी फेज़, ये टेम्परेरी फेज़ होता है, जैसे-जैसे आपकी बॉडी अडैप्ट करने लगती है मेनोपॉज़ को, ये सिम्पटम्स धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होते चले जाते हैं। तो हमने जैसे पहले बात करी कि ईस्ट्रोजन लेवल एक ऐसा हार्मोनल है, जो कि बॉडी में कम होने लगता है, तो ये मेनोपॉज़ अचीव होता है, बॉडी में मेनोपॉज़ आने लगता है, जैसे-जैसे ईस्ट्रोजन है कम होने लगता है। अब उसको कम होने की वजह से बॉडी में क्या-क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले जो बहुत कॉमन है और काफ़ी लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वो है हॉट फ्लैशेस। ऐसा लगता है कि एकदम से गर्मी लगती है, एकदम से पसीना आता है थोड़े टाइम के लिए, मे बी फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन सडनली यू आर ओके ना। वो एकदम से क्या हुआ, आप लोग को कई बार ऐसा समझ में नहीं आता कि हाँ, ये क्या हुआ। इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ हार्मोनल चेंजेस। किसी-किसी को ये इतना एक्सट्रीम होता है कि इट बिकम्स अनबियरेबल। तो उसमें आयुर्वेदिक थेरेपीज़, आयुर्वेदा की मेडिसिन आपको बहुत-बहुत इफ़ेक्टिव हैं। और बॉडी में कुछ ऐसा एक्सपोज़र नहीं होता कि हाँ, उसको आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं रहते बिकॉज़ वो बहुत ही इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति के लिए पर्टिकुलरली ध्यान में रखते हुए उनको जो भी कुछ मेडिसिन्स या थेरेपी सजेस्ट करी जाती हैं। ऐसे ही मूड स्विंग्स हैं, जैसे हमने बात करी कि कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी आप बहुत डिप्रेसिव हो जाते हैं, कभी आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये सब भी एस्ट्रोजन लेवल जो है, हार्मोन लेवल की चेंजेस से होता है बॉडी में। आप डिप्रेसिव होते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब होने लगती है, आपको ये समझ नहीं आता कि आपका विदाउट एनी रीज़न वेट क्यों बढ़ने लग गया, जोड़ों में दर्द रहने लग गया, या बैक में, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, ये सब होने लगा। या आपको ऐसा लगता है कि आप चीज़ें भूलने लगते हैं, हाँ? कई बार ऐसा भी होता है कि इर्रेगुलर ब्लीडिंग, जैसे पीरियड्स 6 महीने से नहीं आए मगर एकदम से सडनली महीने में 2 बार हो रहे हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि एक बार शुरू हुआ तो 20 दिन, 25 दिन ऐसे रेगुलर चलते रहते हैं। फिर इर्रेगुलर सॉर्ट ऑफ इर्रेगुलर रहती है आपकी पीरियड्स की जो ब्लीडिंग है। कभी भी आते हैं, कभी भी बंद होते हैं, या कभी भी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, कम ब्लीडिंग होती है। ये सब जो चीज़ें हैं, ये हार्मोनल लेवल से होती हैं। हार्मोन लेवल जैसे हमारी बॉडी में चेंज होने लगते हैं, ये सब सिस्टम जो हमारी बॉडी के इफ़ेक्ट होने लगते हैं। तो इन सब के लिए आयुर्वेद में ईस्ट्रोजन लाइक प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन होते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो आपको, अगर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, गायनोकोलॉजिस्ट से किसी से डिस्कस करें, तो आपको हॉर्मोन्स सजेस्ट किए जाते हैं जो पार्ट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन है, विच इज ऑल्सो लाइक पार्ट ऑफ देयर ट्रीटमेंट। आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो हम लोग भी वैसा ही मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, मगर जो प्लांट बेस्ड है, लाइक एक तरह से फाइटो एस्ट्रोजन कहते हैं, प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन जिनमें होते हैं। तो एक तरह से आपके इतने जो भी सिम्टम से आप सफर कर रहे हैं, उसके लिए पर्टिकुलरली आपको सजेशंस दी जाती हैं। आयुर्वेदिक अप्रोच हमेशा ऐसी रहती है मेनोपॉज को हैंडल करने के लिए।
मेनोपॉज में भी पैटर्न होते हैं, जैसे हमने पहले बात करी कि किसी किसी को एकदम से पीरियड्स आना सडनली मे बी विद इन फ्यू मंथ्स बंद हो गए, किसी किसी को ऐसा होता है कि बहुत इरेगुलर होते होते वो बंद होते हैं, ना? या बहुत कम होती होती ब्लीडिंग एकदम से ऐसा बंद हो जाती है। किसी को थोड़ा इसमें दिक्कत होती है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग से गुजरना पड़ता है, इरेगुलर ब्लीडिंग से गुजरना पड़ता है, मे बी कुछ महीने या कुछ साल भी लग जाते हैं, कई बार 1 से 2 साल है या कुछ ज्यादा भी होता है। उसमें बहुत सारे रीजंस भी होते हैं आपकी बॉडी में, पर्टिकुलरली आपका डाइट लाइफस्टाइल इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना? आपको ये भी सजेस्ट किया जाता है कि आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको एक बार देखा जाए कि उसमें कोई और दिक्कत तो नहीं हो रही है, बिकॉज मेनोपॉज के टाइम में बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उससे कई बार कुछ सिस्ट होना, फाइब्रॉइड होना, ये कॉमन चीजें हो जाती हैं। कई बार आपका सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल करेक्ट करने से ही आप इसमें आपको काफी आराम मिलता है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। आपके जो आयुर्वेदा डॉक्टर हैं वो एक बार आपके पैटर्न को स्टडी करके आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या चीज आपके लिए कैसा डाइट, कैसा लाइफस्टाइल, कैसी थेरेपीज या कैसी हर्ब्स आपके लिए सुटेबल है। ना हम लोग जैसे मैनेजमेंट की बात कर रहे थे कि मेनोपॉज अगर है तो उसको कैसे मैनेज करना है, बिकॉज ये एक बीमारी नहीं है। मैं अभी जैसे बात करी कि इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। धीरे धीरे आपकी बॉडी इसमें एंटर करेगी। हर फीमेल को इस पीरियड से गुजरना पड़ता है। तो उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका लाइफस्टाइल, आपका डाइट, ये दो अगर आप मॉडिफाई करते हैं अपने इस पीरियड के हिसाब से, लाइक मेनोपॉज के पीरियड के हिसाब से, तो मोर और लेस आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स मेनोपॉज के टाइम पे नहीं होती है। मगर लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ वर्किंग फीमेल्स हैं, वो अपने लाइफस्टाइल में या डाइट में बहुत स्पेसिफिक चेंजेस नहीं कर पाते हैं, then they end up with having some minor or sometimes a major like छोटे या कभी कभी कुछ बड़े मेजर इश्यूज भी हो जाते हैं मेनोपॉज से रिलेटेड, जो कि एक तरह से अगेन बीमारी नहीं होते मगर आपके डेली रूटीन में आपको इंटरफेयर करने लगते हैं। जैसे हॉट फ्लशेस की हम बात करें, किसी किसी को इतना ज्यादा होता है कि इट इज डिफिकल्ट टू टॉलरेट समटाइम्स फॉर सम पीपल। जैसे इरेगुलर ब्लीडिंग की हमने बात करी, कुछ वर्किंग लेडीज हैं तो इरेगुलर ब्लीडिंग या लॉन्ग ब्लीडिंग, उससे उनको बहुत दिक्कत होती है। इवन अगर ये चीज को एड्रेस टाइम पे नहीं किया जाए तो कुछ लेडीज को आयरन डेफिशिएंसी है, जैसे अनीमिया, खून की कमी होने लगती है, या हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, या वजन बहुत बढ़ता है तो जॉइंट पेन्स होने लगती हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी इस मेनोपॉज के साथ होने लग जाती हैं, कुछ कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में, मतलब कुछ सालों में, कि कई बार आप बिल्कुल थक जाते हैं कि हाँ अब इतना सब एक साथ होने लग गया, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो उसमें आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स जो हैं, लाइक थेरेपीज हैं या मेडिसिन हैं, जो आपके डॉक्टर आपकी नीड के हिसाब से आपको सजेस्ट करते हैं, तो उसका ऑप्शन भी रहता है। एंड आयुर्वेद इसमें आपका, आयुर्वेद का जो अप्रोच है वो है कि आपकी बॉडी में जो होने वाले चेंजेस हैं उससे आपको कैसे हेल्प किया जाए, ताकि आपकी बॉडी आराम से धीरे धीरे इस पीरियड में एंटर करे और बहुत मुश्किल नहीं हो, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कोई आपको परेशानियों से ना गुजरना पड़े। तो हम लोग एक एक करके डाइट, लाइफस्टाइल और ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले डाइट। डाइट में जब हम बात करें तो आपका जो फूड है उसमें कैल्शियम जरूर होना चाहिए। जैसे हमने पहले देखा कि इसमें चेंजेस होने से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी की इफेक्ट होने लगती है। जब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगी तो आपको बॉडी को ज्यादा कैल्शियम चाहिए होगा ना, तो कैल्शियम जरूर होना चाहिए आपकी डाइट में ना। जो हम लोग वेजिटेरियन लोग हैं तो उनके लिए दालें हैं, बहुत रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है। मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दूध है, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सब चीजें बहुत अच्छा, मिल्क की जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें कैल्शियम अच्छी क्वांटिटी में रहता है, तो ये ले सकते हैं। जिन लोगों को दूध अगर लेना दूध रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं, दूध नहीं पसंद या दूध नहीं ले सकते हैं, दूध पचता नहीं है, उनके लिए दालें बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। वैसे भी वेजिटेरियन अगर आप हैं तो दालें आर लाइक ऑल लेंटिल्स, पल्सेस आर वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो वो आपको अपने डाइट में ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए। ऐसे ही हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, तो
सिट्रस फ्रूट्स हैं, वो आपको इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो फिशेस हैं, जिनमें कि कैल्शियम का सोर्स अच्छा रहता है। एग्स हैं, आपकी बॉडी टाइप को सुटेबल है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए पर्टिकुलरली, ये हमने जनरल बात करी, मगर इफ यू थिंक कि हाँ इसमें से आपके लिए क्या ज्यादा सुटेबल है, देन आपके आयुर्वेदा डॉक्टर जो है वो आपको बहुत अच्छे से आपकी बॉडी टाइप, आपके प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपको स्पेसिफिक डाइट जो पर्टिकुलरली आपके लिए सुटेबल है वो सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग देखते हैं जब हम कैल्शियम की बात करते हैं तो विटामिन डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका नेचुरल सोर्स देखें तो धूप है, सन, एक्सपोजर टू सनलाइट, जो कि ज्यादा करना चाहिए इस टाइम में, ताकि आपकी बॉडी में जो विटामिन डी है उसकी डिफिशियंसी नहीं हो। फूड में देखा जाए तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो विटामिन डी जिनमें होता है, बट स्टिल देयर आर मोर फॉर नॉन वेजिटेरियन पीपल, जैसे फिश ऑयल्स हैं ना, एग्स हैं, कुछ ऐसे सीरियल्स भी मिलते हैं जो जिसमें विटामिन डी फोर्टिफाइड रहता है, बट वो बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं रहते। रिकमेंडेड नेचुरल सोर्सेज रहते हैं कि आप सनलाइट को एक्सपोज करें, या एग्स है या बटर है, ऐसी चीजों को एक्सपोज करें, ज्यादा अपनी डाइट में लें। लाइफस्टाइल में अगर देखें तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकली एक्टिव हो। अगर आपने अपने लाइफ में कभी एक्सरसाइज नहीं किया, मगर 35 to 40 इयर्स की एज इज द एज जहां आपको इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए। लाइक वंस यू स्टार्ट एंटरिंग इनटू 40 और 45 इयर्स ऑफ एज, आपकी बॉडी में वो जो एक्सरसाइज का लैक रहा है प्रीवियस इयर्स में, आपको वो चीजें दिखने लगेगी। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, मगर पर्टिकुलरली इस एज में जब आप डीजनरेटिव एज में एंटर करने लगते हैं तो आपकी बॉडी में एक्सरसाइज की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जब हम बात करते हैं, सो माय पर्सनल सजेशन विल बी लाइक 40 प्लस फीमेल्स को तो इसको बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आपकी रूटीन में किसी भी तरह की एक्सरसाइज, इट कुड बी सिंपल वॉक, इट कुड बी सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, इट कुड बी सम टाइप ऑफ योगा जिसमें कि आपकी बॉडी स्ट्रेच हो, थोड़ा पसीना भी आए, थोड़ा आप फिजिकली अपने बॉडी को टाइम दे। जहां हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, हम लोग घर के काम की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज जहां आपकी बॉडी में पूरा पूरा इन्वॉल्व हो। बिकॉज कई बार हम लोग ऐसे देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हम लोग घर में खाना बनाना, घर का सारा काम सब खुद करते हैं, वो करना अच्छा है, मगर हम लोग इसमें माइंड रिलेटेड इश्यूज को भी एड्रेस करते हैं ना। तो वो जो माइंड रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज होती है ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। इसीलिए इसमें योगा है या मेडिटेशन है जो कि डी स्ट्रेस करे बॉडी को, उस पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उसका बताया गया है। आपकी नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 7 से 8 घंटे की आपकी जो साउंड स्लीप है वो आप कोशिश करें कि पूरी हो। मेनोपॉज के टाइम पे कई बार आपके पास टाइम हो आपको तो भी प्रॉपर स्लीप नहीं आती, देन यू कैन लुक फॉर सम नेचुरल ऑप्शंस, लाइक सोने से पहले कुछ हल्की सी वॉक कर ली, या कुछ ऐसी कुछ बुक आपने कुछ रीडिंग करी रादर देन एक्सपोजिंग टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या फिर कुछ ऐसी थेरेपीज, आयुर्वेदा मेडिसिन, कुछ प्लांट बेस्ड ऐसी हर्ब्स लिया, या कुछ थेरेपीज ऐसे ली जो कि स्लीप की डिस्टर्बेंस में आपको हेल्प करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्लीप, आपका एक्सरसाइज, आपका मेंटल रिलैक्सेशन, आपका बॉडी रेस्ट, फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट, ये चीजें बहुत ज्यादा आपकी लाइफस्टाइल में इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली जितने भी वर्किंग लेडीज हैं उनके लिए स्लीप, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन योर बॉडी इज आपकी बॉडी हमेशा से स्ट्रेस में रहती है, मे बी फिजिकली और मेंटली, तो भी उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है आपकी मेनोपॉज में आने वाले सिम्टम्स पे। हर्ब्स की अगर बात करें हम लोग लाइक मैनेजमेंट की बात करें, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें बहुत सारी प्लांट बेस्ड प्लांट्स हैं बहुत सारे जो कि इसमें हेल्प कर सकते हैं मेनोपॉज के डिफरेंट सिम्टम्स में। मेनोपॉज में एक स्टैंडर्ड मेडिसिन नहीं है कि जो आप सबको दे सकें, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, सबका अपने डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, सबके डिफरेंट लाइफस्टाइल्स हैं, सबकी नीड्स जो बॉडी की हैं वो डिफरेंट हैं। तो
देयर इज अ लिस्ट, लाइक बहुत सारी मेडिसिन जो इसमें हेल्प करती हैं। तो सजेस्टेड यही रहता है कि आप किसी भी अपने आयुर्वेदा डॉक्टर से मिलें, लेट देम डिसाइड, लेट हिम और हर डिसाइड कि आपके लिए कौन सी हर्ब्स इसमें से बेस्ट हैं, आपके सिम्टम्स, आपके लाइफस्टाइल और डाइट के हिसाब से। इसके अलावा कुछ थेरेपीज हैं जो जो अगेन देर मतलब बहुत सारी थेरेपीज हैं जो इसमें हेल्प करती हैं, मगर आपको कैसे सिम्टम्स हैं, आपकी बॉडी टाइप कैसी है, कैसी प्रकृति है आपकी, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उसमें आपको कौन सी थेरेपीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, ये भी आपके आयुर्वेद डॉक्टर जो हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। थेरेपी जैसे शिरोधारा है मेनली स्लीप के लिए, माइंड रिलैक्सेशन के लिए, आपके जितने भी साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं, जैसे हमने एंजाइटी, डिप्रेशन, कंसंट्रेशन या इरिटेबिलिटी, इन सब की बात करी तो उसमें शिरोधारा है, वो बहुत हेल्प करती है। अभ्यंग है जिसे हम लोग जनरल बॉडी मसाज की बात करते हैं, वो बहुत हेल्प करती है। बस्ती चिकित्सा इसमें आती है। बस्ती इज लाइक मेडिकेटेड अनीमा, एक आयुर्वेद पंचकर्मा की थेरेपी है बस्ती चिकित्सा, वो भी इसमें बहुत हेल्प करती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप में कैसा इम्बैलेंस है, कैसी बस्ती आपको जरूरत है। इवन ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने या कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, या जॉइंट पेन्स में हेल्प करने के लिए, वेट लॉस में हेल्प करने के लिए, किसी भी तरह के इम्बैलेंस, वात पित्त कफ कैसा भी इम्बैलेंस हो उसको बैलेंस करने के लिए बस्ती चिकित्सा करी जाती है, की जाती है। इसका इंडिविजुअलिस्टिक होता है, इसके आपके डॉक्टर प्लान करते हैं कि आपको कैसी बस्ती की चिकित्सा की जरूरत है। इसके अलावा क्षीर धारा होता है। क्षीर धारा एक तरह का शिरोधारा का एक प्रकार है जिसमें कि जड़ी बूटी और दूध का एक काढ़ा बना के उससे धारा की जाती है, विच इज ऑल अगेन मेनली माइंड रिलेटेड इश्यूज के लिए पर्टिकुलरली होती है, जैसे अगेन स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी है, गुस्सा आना है ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग पीरियड्स, ड्यूरिंग सॉरी मेनोपॉज, उसमें ये शिरोधारा भी की जाती है। इसके अलावा स्ट्रेस को कम करने के लिए पाद अभ्यंग है जिसे हम लोग फुट मसाज कहते हैं, वो इसमें बहुत हेल्प करता है। हेड मसाज, शिरो अभ्यंग, वो बहुत हेल्प करता है। नस से इसमें अगेन एक पंचकर्मा की थेरेपी आ जाती है जो इसमें बहुत हेल्प करती है, मेनली माइंड रिलैक्सेशन के लिए भी, स्लीप इश्यूज के लिए भी। सो इसमें बहुत सारी ऐसी थेरेपीज आयुर्वेद में होती हैं जो कि जिसे हम लोग एक्सटर्नल थेरेपीज कहते हैं, कि आपकी बॉडी को एक तरह से इस पीरियड से धीरे धीरे बाहर लेके आने के लिए हेल्प करना। सो जब हम एक्सटर्नली इन चीजों से हेल्प लेते हैं तो हमारी बॉडी में तो इस चीज की कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज हम लोग इंटरनली उसमें बहुत कुछ भी नहीं ले रहे हैं जब हम थेरेपीज की बात करते हैं। सो इट्स लाइक आयुर्वेदा मैनेजमेंट इज लाइक, आयुर्वेदा आपको इसमें हेल्प करता है कि आपको धीरे धीरे इस पीरियड से और इस पीरियड में होने वाली परेशानियों से कैसे बाहर लेके आ सके, वहां मैनेजमेंट की बात होती है। जो हमने अभी डाइट और लाइफस्टाइल की बात करी, अगर आप जैसे ही आपको लगे कि हाँ आपका पेरी प्री मेनोपॉज पीरियड शुरू होने लगा है, आप अपने डाइट लाइफस्टाइल का ध्यान रखना शुरू करते हैं, तो आपको इस स्टेज तक, मैनेजमेंट तक के स्टेज की जरूरत नहीं पड़ती। मगर अगर जरूरत पड़े तो आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है, इन अ वेरी वेरी से इजी एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। बहुत आराम से, कोई इंटरनल इंटरवेंशन नहीं, बहुत आराम से जो आपकी बॉडी को मेनोपॉज में एंटर कराने के लिए जो हम लोग हेल्प कर सकते हैं, उस सब से हेल्प किया जाता है। हम लोग हर्ब्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी हर्ब्स हैं, कॉमन कुछ हर्ब्स की बात करें तो ब्राह्मी बहुत अच्छी रहती है इसमें। अगेन इसमें बहुत सारी लिस्ट है, आपके कैसे सिम्टम्स रहते हैं, आपके आयुर्वेदा डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी चीज की जरूरत है, बिकॉज सीजन भी बहुत इसमें इफेक्ट होता, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। इसमें आपकी एज है, आपके सिम्टम्स हैं, आपकी प्रकृति है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि आपको इनमें से कौन सी हर्ब्स बेस्ट सुटेबल रहेगी। अगर देखें तो ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, शतावरी एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब इसमें मानी गई है, जो कि नेचुरल ईस्ट्रोजन जिसमें रहता है, फाइटो ईस्ट्रोजन की काफी अच्छी मात्रा रहती है। जैसे ही जटामांसी है, मुलेठी है जिसे यष्टि मधु कहा जाता है संस्कृत में। तो
ये सब जो हर्ब्स हैं, कॉमन हर्ब्स हैं, जो कि मेनोपॉज में होने वाली जो भी दिक्कतें हैं उसके लिए हम लोग पेशेंट्स को देते हैं, सजेस्ट करते हैं, मगर अगेन इट इज वेरी वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। तो यहाँ हम लोग अपना आज की चर्चा एक बार खत्म करते हैं। आप में से किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की किसी भी क्वेरी या पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार।